नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। लिखने एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चुनावी नतीजों से पहले ओवर कॉन्फिडेंट में दिख रही बीजेपी। जीत के दावों के साथ विधायक कर रहे मंत्री पद की दावेदारी। देहरादून पुलिस ने चंद घंटों में किया वंशिका हत्याकांड का खुलासा। सलाखों के पीछे आरोपी, एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम। आज से प्रदेश भर में मतगणना को लेकर ट्रेनिंग शुरू। भाजपा और कांग्रेस फिर दिख रही एक्टिव। 7 मार्च को होगी बीजेपी की अहम बैठक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में चुनावी नतीजे आए नहीं कि अपनी ढपली अपना राग वाला हिसाब हो चला है। भाजपा कांग्रेस 10 मार्च से पहले ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, इस बीच भाजपा एक कदम और आगे निकल गई है। ओवर कॉन्फिडेंट में दिख रही भाजपा ने न सिर्फ सरकार बनाने का दावा कर रही है, बल्कि अभी से मंत्री पद दावेदारी सामने आने लगी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 10 मार्च को उत्तराखंड राज्य की सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, इसके लिए जनता का फैसला जग जाहिर भी नहीं हुआ कि भाजपा कांग्रेस समेत निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत का दावा करने लगे। जीत के दावे तो एक हद तक ठीक हैं, मगर लगता है सरकार बनाने के लिए भाजपा को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तभी तो भाजपा की ना तो जीत का ऐलान हुआ, ना ही कोई जश्न। लेकिन मंत्री पद के दावेदारों के लिए दावेदारी अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के मेरे जो प्रतिद्वंदी थे वहाँ, वो 3 दावेदार थे, तीनों चुनाव लड़ रहे थे। और एक आम आदमी पार्टी का भी एक कार्यकर्ता, उनका भी चुनाव लड़ा था। वो पिछली बार वो बहुजन समाज पार्टी से भी लड़ा है। उसको मैंने पिछले चुनाव में लगभग 20,000 वोटों से हराया था। तो मेरा मानना है कि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था और अपनी पार्टी एकजुट भी थी, विकास भी करके थे, बड़े नेताओं का आना भी हुआ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे चौथी बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से वोटों से जिताएगी। इस दौर में सिर्फ चंदन रामदास ही नहीं, बल्कि लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरण सिंह फर्त्याल भी खुद को मंत्री पद का दावेदार समझ बैठे हैं। फर्त्याल का ये कहना है कि मेरिट के आधार पर पार्टी ने सोचा तो इस बार सरकार भाजपा की बनी तो वो मंत्री बन सकते हैं। खुद एक परफॉर्मेंस मेरी है, मेरिट के आधार पर अगर पार्टी निश्चित तौर पर सोचेगी तो ये चीज़ें होंगी। पार्टी खुद मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करेगी तो मेरिट में हमारा नंबर बनता है। बाकी पार्टी पर निर्भर है कि पार्टी क्या डिसीजन ले। देखिए, मंत्री बनना ना बनना ये टोटली चीफ मिनिस्टर का और हाईकमान का निर्णय होता है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में जो भी हमारी भूमिका पार्टी तय करती है और जनता तय करती है, वो काम करते हैं। एज एमएलए मैंने अपने क्षेत्र की सेवा की। मैं वहाँ एम्स तक लाने में सफल हुआ हूँ। वहाँ मैंने मॉडल डिग्री कॉलेज बनाया है। वहाँ हम मेडिकल कॉलेज जो अधूरा पड़ा हुआ था उसे पूरा करने का काम किया है। यूनिवर्सिटीज़ लेकर आ रहे हैं, कई चीज़ें लाए हैं। तो जो काम जिस भूमिका में कल को पार्टी अगर हमसे कहेगी कि आप मंत्री बनकर काम करें, तो हम मंत्री बनकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और मंत्री नहीं बनाएंगे तो जो भी काम हमारा होगा वो करेंगे। चुनावी परिणाम आने के साथ सरकार के गठन के बाद मंत्री पद के लिए हाईकमान तय करता है कि किसे बनाना है और किसे नहीं। लेकिन उत्तराखंड में ये कहावत चरितार्थ हो रही है कि सूत न कपास, जुलाई से लट्ठम लट्ठा। यही हाल बीजेपी में दिखाई दे रहा है। फिलहाल कुछ भी हो, जैसे तैसे कर 10 मार्च का इंतजार तो सभी को करना ही होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में सरेआम एक और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुवार देर शाम सहस्त्रधारा इलाके में एक युवक ने युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस की नजरों से आरोपी ज्यादा देर तक छिप नहीं सका और आखिरकार चंद घंटों में ही पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच रुद्रपुर के रहने वाले जावेद अंसारी और अर्श मलिक भी अपने वतन लौट आए हैं। उनके आने से परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला है। उन्होंने राज्य सरकार और भारत सरकार का आभार जताया है। बताया कि यूक्रेन के हालात बेहद खौफनाक हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन एम्बेसी से तो मदद नहीं मिली हम लोगों को, इंडियन एम्बेसी से। लेकिन हाँ, जो हमारी भारत सरकार ने हमारे लिए किया है, हमें यहाँ बुलाया है सुरक्षित बॉर्डर के बाद में उन्होंने हमारी होटल की सहायता की है, खाने पीने की सहायता की,
यहाँ, बल्कि हमारे राज्य सरकार ने एयरपोर्ट से हमें यहाँ तक घर तक पहुँचाया। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, और हमारे मोदी जी का भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। उन्होंने हमारी इस वक्त में बहुत हेल्प की है। वहीं चुनावी नतीजों से पहले जहां भाजपा जीत के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट में दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारत दसौनी का कहना है कि 10 मार्च को मतगणना के बाद प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता जोश से लबरेज है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम मिलने वाला है और अनंतो गत्वा यहाँ पूर्ण रूप से बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसको लेकर बहुत उत्साह पार्टी के अंदर है और निश्चित तौर पर दिल्ली में भी हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच संवाद स्थापित हो रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और रूपरेखा तैयार हो रही है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद पार्टी का स्टैंड क्या है। उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि कथित अखबार में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू प्रकाशित किया गया है, जिसमें वह अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी प्रदर्शित कर रही हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मतदान के दिन इस तरह का इंटरव्यू मतदान को प्रभावित करता है। अभी तक चुनाव आचार संहिता लागू है और उत्तर प्रदेश में आज कुछ विधानसभाओं में मतदान भी हो रहा है। ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो के साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पर लगा करके जिस तरह से एक अखबार में 2 पेज का लंबा साक्षात्कार दिया, वो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि पेड न्यूज़ है और ये मतदाता को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में हमने तुरंत इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को आज अपने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके माध्यम से की, लिखित शिकायत दी और उनसे ये कहा कि इस पर तुरंत जो है कि आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने का कष्ट करें। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज आया था, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो बारे में उन्होंने हमें दिया है, शिकायत दिया है और उस पे एक्शन के लिए भी उन्होंने लिखा है। तो इसको हम कमीशन को, माननीय कमीशन को हम फॉरवर्ड करते हैं। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी हैं। अब तक उत्तराखंड के कई बच्चे अपने घर पर वापसी कर चुके हैं, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ वहां के हालातों को साझा भी किया। स्थानीय आयुक्त कार्यालय की टीम ने एयरपोर्ट पर यूक्रेन से सकुशल लौटे छात्रों का स्वागत भी किया। अब तक कई बच्चे जो हैं वो अपने घर लौट चुके हैं, जबकि सरकार को बताया है कि 282 छात्र एवं अन्य लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि नए डाटा में 200 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। जो छात्र वापस नहीं लौटे हैं, उनके परिवार अभी भी चिंता में हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों और छात्रों को सुरक्षित घर वापसी के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी भी यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द उनके बच्चे वापस लौट आएंगे। देहरादून जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 65 लोग और छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। 65 में से 24 लोगों की घर वापसी हो चुकी है। देखिए, कारगी चौक में निवासरत विनायक थपलियाल एवं अस्मिता थपलियाल के परिजनों से आज मैंने भेंट की और उनको आश्वस्त में हमने किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं उनको वापस ले आने के लिए। टोटली हमारे उत्तराखंड से खासकर जनपद देहरादून से लगभग 65 बच्चे थे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और उनमें से लगभग 24 वापस आ चुके हैं और 41 जो है वो वहीं पे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। वहां फंसा हर शख्स खुद को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना चाहता है। ऐसे में परमाणु बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद लोग और ज्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं। हालांकि कई लोगों को यकीन है कि इन हालातों पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा। बात अगर उत्तराखंड की करें तो गदरपुर से डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और राज्य मंत्री सुरेश परिहार का कहना है कि तत्काल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। मैं तो उम्मीद करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल ऐसा ना हो
और किसी भी तरह युद्ध खत्म हो। युद्ध तो किसी तरह का भी देखिए खराब होता है, बट न्यूक्लियर युद्ध तो लास्ट चीज़ है। और कई बार अगर ये ऐसा कंपटीशन जैसा हो जाएगा तो पूरा वर्ल्ड डेफिनेटली प्रभावित होगा इससे। और हमारा जो क्लाइमेट है वर्ल्ड का, वो तो हमारा एक ही क्लाइमेट है, एक ही प्लेनेट है। तो प्लेनेट पे अगर कोई भी ऐसी गतिविधि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसी होती है तो डेफिनेटली पूरा विश्व इससे सफर करेगा। तो केवल इतना कह सकूंगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोनों देशों को जल्दी से जल्दी अपनी सद्बुद्धि ऐसी हो कि वो इस युद्ध को रोकें। किसी के कहने पर, किसी के आधार पर, किसी की बात में आकर युद्ध में उलझना बहुत ही घातक होता है। उत्तराखंड में 108 इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कर रही कैंपा कंपनी पर कर्मचारियों के उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। यूकेडी के नेताओं ने देहरादून के चंदन नगर स्थित 108 कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। कर्मचारियों को मात्र 10,000 रुपए का वेतन दिया जाता है, जिसमें भी कटौती टायर घिसाई के नाम पर की जा रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि एक नया टायर दिया, रास्ते में पत्थर में कट लग गया, तो मैं उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर को थोड़ी दे रहा हूँ। लेकिन भाई साहब उसका टाइम टू टाइम अलाइनमेंट करना है, सेवा में सुधार, ये हमारा मेन एम होता है। उस उद्देश्य से हम काम। हमारे जो 108 के कर्मचारी जो ड्राइवर हैं, उनकी तनख्वाहों से गाड़ी के टायरों की घिसाई काटी जा रही है। ये शोषण की पराकाष्ठा है, अन्याय का चरम है। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए कैंप के ऑफिस में। हमारी जो जीएम प्रोजेक्ट हैं शर्मा जी, उनसे बात हुई है और हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि इनका 2 साल का प्रोजेक्ट अभी बाकी है। हमारा साफ चेतावनी, साफ अल्टीमेटम है, या तो आप इनका रिकवरी का पैसा वापस कीजिए, ये जो वसूली आप कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, नहीं तो हम आने वाले 10 तारीख के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाएंगे। आईआईटी रुड़की में 3 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव के पहले दिन पानी की कमी, जल स्रोत, पानी स्टोर और पानी की शुद्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में बताया जा रहा है कि कैसे पानी की बचत की जा सकती है। इस साल फिर दोबारा रुड़की वाटर कॉन्क्लेव करके एक प्रोग्राम कर रहा है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट्स को बुला के वाटर के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो इस बार थीम हिज वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेंस का है। ये दोनों चीज़ बड़े इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देश में वाटर सिक्योरिटी का अभी फ़िलहाल इशू मुद्दा आ रहा है। ऐसा कि नहीं कि पानी एकदम नहीं है, बट पानी अगर हम इसी तरह पानी को वेस्ट करते जाएंगे तो भविष्य में पानी की किल्लत आ सकते हैं। लोहाघाट में युवा कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पीआरडी की महिला जवानों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में क्षेत्र की 32 महिला पीआरडी जवान हिस्सा ले रही हैं। सैन्य प्रशिक्षण के अलावा महिला पीआरडी जवानों को योग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अभ्यास कराया जा रहा है। हमको सबसे पहले तो अनुशासन में रहना सिखाया जा रहा है और उसके बाद हमें ड्रिल कराई जा रही है और मार्च पास्ट कराया जा रहा है और हमसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और योगा है, पीटी है, इस तरह के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। किसी भी देश और प्रदेश की विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से झलकती है, लेकिन राजधानी देहरादून की गड्ढा युक्त सड़कें राजधानी की साख पर बट्टा लगा रही है। स्मार्ट सिटी के लाख दावों की पोल यहां की सड़कें खोल रही हैं, जिनसे रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भले ही सड़कों का जाल बिछा दिया गया हो, लेकिन भीतर की सुंदरता खोखली नजर आती है और यही हाल राजधानी देहरादून का है। आईएसबीटी हो या दून रेलवे स्टेशन हो, यहाँ वाहनों से उतरते ही लोगों का सामना सीधे गड्ढों से हो रहा है। यहाँ से शहर और पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इन सड़कों से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों का गुजरना भी होता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इन गड्ढों की ओर जाता ही नहीं। शहर भर में सड़कों की हालत ऐसी है कि कहीं से उखड़ी हुई है तो कहीं पानी लीकेज हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको बलबीर रोड की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी से भरे गड्ढों की वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
खासकर दोपहिया और ठेली रेहड़ी वालों को। समस्या क्या है, ये बार बार लीक होता है, ये फिर भर जाता है, गाड़ी वाले आते हैं दूसरों पे छींटे मार के जाते हैं। सबसे दिक्कत है, आप देख लीजिए क्या हाल है इसका। कभी कभी तो सड़क पे पूरा पानी भर जाता है यहाँ तक। ये तो बार बार रिपेयर करके जा रहे हैं, फिर वही हाल है, नहीं मजबूत नहीं है। इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको कि बार बार ये यहाँ से लीकेज करने लग जाता है। ये अगली तस्वीर देहरादून के सर्वे चौक की है। यहाँ पर सड़क बुरी तरह से खोदी गई है। सर्वे चौक से लेकर क्रॉसिंग तक हालत दयनीय है। खराब सड़क की वजह से लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ स्मार्ट सिटी के कार्यों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़कर बैठ जाता है। मिट्टी धूल इतनी हो रही है ना, मिट्टी धूल खा खा के हम परेशान हो गए। सारा माल हमारा खराब होता जा रहा। ये 2 महीने हो गए भाई, पूरे पानी डाल डाल के परेशान हो गए हम। सारा माल पे जस्ट लगी जा रही। देखो, अरे भाई सबको बोलते कौन सुनता, कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेने के टाइम तो आ जाएंगे, बातें पूछते भी नहीं है कोई। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि पूरी सड़क में एक गड्ढा ही मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये तस्वीर सुभाष रोड की है, जहां पर सड़क में इस गड्ढे को भरने का कई बार काम किया गया, लेकिन चलता फिरता काम ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। दुर्घटना होती है, जैसे आजकल के लड़के हैं थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं, कई बार हो रहता है। यहाँ पास में एक एक्सीडेंट हुआ था तो लड़के मरते मरते बच गए। तो देखिए आपने राजधानी देहरादून की सड़कों की हालत। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि किसी भी देश व प्रदेश के विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से देखी जाती है, लेकिन राजधानी देहरादून के विकास की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि गड्ढायुक्त सड़कों से आखिर जनता को कब तक निजात मिल पाता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। फरवरी का महीना खत्म हो चुका है और फरवरी के महीने के खत्म होने के साथ मौसम में धीरे धीरे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। गर्मियों में पहाड़ के धधकते जंगलों की आग एक बड़ी चिंता की वजह सामने आती है, लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए शंका आशंका के बादल घिरने लगे हैं। पिछले 10 सालों में जंगलों में आग की घटनाओं पर आधारित ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदलते वक्त के साथ अब उत्तराखंड में मौसम में भी बदलाव साफ नजर आने लगा है। करीब आते गर्मियों के मौसम के मद्देनजर जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को लेकर आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। लिहाजा पहले ही वन विभाग के माथे पर चिंताएं की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। ये लाजमी इसलिए भी है कि साल दर साल उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए विभागीय इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं के आंकड़ों की तस्वीर देखी जाए तो कुल 2094 वन बीट में से 1360 संवेदनशील श्रेणी में हैं। इनमें से 115 अति संवेदनशील, 972 मध्यम संवेदनशील और 273 संवेदनशील है। हालांकि विभागीय तौर पर साल दर साल जंगलों में लगने वाली घटनाओं पर काबू पाने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन इन दावों में धरातल पर कोई दम नहीं दिखता। मगर इस बार विभागीय अधिकारी इस बात का भरोसा दिलाते दिख रहे हैं कि पिछले सालों में जंगलों में लगी आग की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार विभाग ने जंगल की आग को देखते हुए बीट स्तर के हालातों का अध्ययन किया है। अब बस देखना ये है कि इस अध्ययन के आधार पर इस बार वनाग्नि से निपटने के दावों पर विभागीय अधिकारी कितने खरे उतरते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ों में मौसम अभी थोड़ा सर्द हो, लेकिन जंगलों में आग लगने के लिहाज से मौसम पूरा बदल चुका है। गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों में बेकाबू आग बेशकीमती वन संपदा को खाक में तब्दील कर देती है। इसके साथ ही हाथी, बाघ सहित वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। लेकिन इस बार प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं गर्मियों की दस्तक से प्रशासन की भी चिंता बढ़ने लगी है। और उस चिंता की वजह गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर धधकते जंगलों की आग है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए अब प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल रूम तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय में बनाया गया है। खास बात यह है कि पश्चिमी वृत्त के 5 वन प्रभागों के मास्टर कंट्रोल रूम को
आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारियों की पैनी नजर रहेगी। जंगल में आग लगने की सूचना कहीं से भी आए, उसको तुरंत ही वन प्रभाग की क्रू स्टेशन प्रभारी और रेंज कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। लाइव अलर्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं एंड विद इन 2 मिनट्स जो है अगर कहीं भी आग लगती है तो 2 मिनट्स के अंदर जो है लाइव अलर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हम जो है डायरेक्ट जो वेबसाइट है भुवन पोर्टल है उससे नज़र रखते हैं और उसमें उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो हमें कंपार्टमेंट लेवल और विलेज लेवल तक किस विलेज के सामने जो है आग लगी है, साथ में आग लगी है और किस कंपार्टमेंट में आग लगी है उसका पता चल जाता है। तो कंट्रोल रूम में जो ही उसका पता चल जाता है तो हम जो है फ़ोन वायरलेस के माध्यम से जो है कंसर्न जो प्रभारी होता है कंट्रोल रूम का, क्रू स्टेशन का प्रभारी होता है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इस बार सर्दियों के बाद तापमान अचानक से बढ़ चुका है, लिहाजा आग लगने की घटनाओं में तेजी भी आ सकती है, जिसे देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों के साथ भी सहभागिता निभाने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा वन पंचायतों की भागीदारी भी तय की जा रही है। वन अग्नि से उत्तराखंड के जंगलों को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है। हर साल हजारों हेक्टेयर वन और वन्यजीव आग की चपेट में आ जाते हैं। दावानल की रोकथाम को लेकर हर साल सरकार प्रशासन लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर वो दावे फेल साबित हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मास्टर कंट्रोल रूम से इस बार जंगलों में लगने वाली आग पर किस तरह से काबू पाया जाता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में चुनावी नतीजों से पहले ओवर कॉन्फिडेंट में दिख रही बीजेपी, जीत के दावों के साथ विधायक कर रहे मंत्री पद की दावेदारी। देहरादून पुलिस ने चंद घंटों में किया वंशिका हत्याकांड का खुलासा, सलाखों के पीछे आरोपी, एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम। आज से प्रदेश भर में मतगणना को लेकर ट्रेनिंग शुरू, भाजपा और कांग्रेस फिर दिख रही एक्टिव। 7 मार्च को होगी बीजेपी की अहम बैठक।